बच्चों गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 विषय गृह विज्ञान। आज आप लोगों को लेसन वन का नाम है जीवित ऊतकों की कोशिकीय रचना। इसे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग कोशिका की रचना देखेंगे जो बाहर से आप लोगों को दिखाई देती है। इसके 3 पार्ट दिखाए गए हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और केंद्रिका। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो चित्र आप लोग देख ही रहे हैं, उसके पहले जान लेंगे जिस प्रकार से किसी भवन को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और मोरंग जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी जीव को बनने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। यह माता के शरीर में अनेक कोशिकाएं मिल करके एक जीव का निर्माण करती हैं। इतनी छोटी होती हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देख सकते हैं, बिना उससे देख नहीं सकते। तो आप लोग देखेंगे अनेक वैज्ञानिकों ने इसके लिए अनेक मत दिए हैं। रॉबर्ट हुक ने इसका नाम कोशा रखा है। रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक का ज्ञान प्राप्त हुआ। हक्सले ने माना कि प्रोटोप्लाज्मा प्राणी के निर्माण का आधार है। विल्सन ने इसे अनेक इकाइयों का समूह कहा। हाइमन ने इसको क्रियात्मक संग्रह माना और ग्रे के अनुसार कोशिका के जीव परमाणु तथा इकाई है जो आंतरिक और बाह्य वातावरण में अपना पालन और पोषण कर सकती। अब आप लोग देखेंगे साइटोप्लाज्मा। आप लोग देखिए कोशिका के आकार को बाहर झिल्ली की तरह ये साइटोप्लाज्मा इसे घेरे रहती है। न्यूक्लिक प्लाज्मा आप लोग इसे देखेंगे, ये थोड़ी और जटिल होती है। इसको देखने से पता लगता है, आप लोग चित्र द्वारा देख रहे होंगे। फिर सबसे बीच में केंद्रक होता है। ये आप लोग किसी अंडे में अगर कच्चा फोड़ के देखे होंगे तो बढ़िया से देख सकते हैं। आप लोग को एक हल्की सी सफ़ेद रेशे की तरह बिंदु दिखाई देती है, वही केंद्रिका होती है। जीव का निर्माण वही करती है। अब आप लोग देखेंगे कोशिका के 2 भाग होते हैं, एक लाल रक्त कोशिकाएं, एक श्वेत रक्त कोशिकाएं। आप लोग देखेंगे लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में अपने आप बनते हैं। जब एक कोशिका आप लोग देखेंगे नष्ट होती है, फिर शक्ति मिलने पर वो कोशिकाएं पुनः जागृत हो जाती हैं। तो बच्चों आप लोग अब देखेंगे कोशिका की आंतरिक संरचना। अभी आप लोग देखे थे जो बाहर से देखने में दिखाई देता था, अब उसकी हम काट करके कोशिका की आंतरिक संरचना देखेंगे तो इसमें अनेक सारे भाग दिखाई देते हैं। आप लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली, ये जो बाहर वाली भाग आप लोग को 2 लाइनों द्वारा दिखाई देती है, इसी का नाम होता है कोशिका झिल्ली। आप लोग देखे होंगे या कहीं सुने भी होंगे कि जब किसी जीव का निर्माण होता है तो पॉलीथीन की झिल्ली में पैक होता है। वही बाहर से जो झिल्ली होती है उसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर देखेंगे गाल्जी बॉडी। ये गाल्जी बॉडी उसके अंदर झिल्लियों के अंदर पाई जाती है, जो अनेक छोटी छोटी अनेक उसका पोषण करती रहती हैं, उसे गाल्जी बॉडी कहते हैं। फिर देखेंगे कोशिका द्रव्य। उसमें देखेंगे आप लोग कोशिका झिल्ली के अंदर एक लिक्विड तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यही उस जीव का हर जगह से पोषण करता रहता है। अगर हमें कोई किसी घाव का आघात होता है तो हम इसमें तैर जाते हैं। कोशिका द्रव्य में तैरने की शक्ति होती है, उसमें हम इधर उधर जिससे चोट नहीं लगती है। फिर आप लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक, एक रेशे की तरह आकार होती है, नस की तरह। ये धीरे धीरे आते हुए हमारे केंद्रक का पोषण करती है। फिर देखेंगे सेंट्रोसोम, मतलब इसके अंदर जो भी आपको हल्के हल्के सूक्ष्म दिखाई देते हैं वो सेंट्रोसोम कहलाते हैं। फिर देखेंगे माइक्रोकांडिया, ये एक जीव की तरह होता है। ये बाहर से एक झिल्ली द्वारा ढका होता है, इसके अंदर माइक्रोकांडिया होता है, उसका नाम माइक्रोकांडिया होता है। यही हमारे पोषण में सहायक होता है। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ अंदर केंद्रक,
मतलब जीव का निर्माण यही धारण करता है। जो केंद्रक होता है, केंद्र बिंदु, सबसे पहले इसी का निर्माण होता है। फिर आप लोग देखेंगे रसधानियाँ, इसको कहते हैं, इसमें आप लोग देखे होंगे ये न्यूक्लियड इसके बाहर होता है, जो आप लोग कोशिका द्रव्य देख रहे हैं उसके अंदर वो नहीं पाया जाता है। फिर है क्रोमोसोम्स, आप लोग इसे बीच में देख रहे होंगे, एक टेढ़े मेढ़े आकार की तरह, जैसे हम किसी रस्सी को भर करके रख देते हैं आँख का निर्माण की तरह, वैसे नस टाइप की ये नसें होती हैं जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। फिर इसके अंदर देखेंगे केंद्रक, आप लोग यहाँ देख ही नहीं है, उसी केंद्रक की तरह बीच में केंद्रक होता है, बाहर से एक झिल्ली ढकी हुई होती है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। फिर है राइबोसोम्स, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, जहाँ से हमारी ये झिल्लियाँ ऐसे पतली पतली निकलती हुई एक जैसे यहाँ आगे केंद्रक के चारों तरफ घेर लेती हैं, उसे राइबोसोम्स कहते हैं। तो यह कोशिका की आंतरिक संरचना जो किसी के पोषण में सहायक होती है, यही हमारे जीव का निर्माण करती है या मानव के जीव का निर्माण करती है। अब आप लोग देखेंगे ऊतक के प्रकार। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, आच्छादक ऊतक, मांसपेशीय ऊतक और अस्थि ऊतक। तो ऊतक 3 प्रकार से होते हैं, उसके भेद होते हैं। आच्छादक ऊतक ये हमारे कोशिका को बाहर की तरफ से घेरे हुए होती है। फिर देखेंगे मांसपेशीय ऊतक। तो मांसपेशीय ऊतक यहाँ पर 2 प्रकार से होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें रेखाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, तो यह है अनैच्छिक। इसमें हमारे शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अपने आप स्वतः हो जाती हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि हम यदि अपने आँखों को सोचें कि वो ना झपकें, फिर भी वो झपकियाँ ले लेती हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार वो कार्य नहीं करती। फिर ऐच्छिक देखेंगे, इसमें रेखाएं ये धारियाँ दिखाई देती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार करती हैं कि हम अगर चलना चाहें तो चलने लगते हैं और लिखना चाहें तो लिखने लगते हैं, मतलब जो भी है हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। और अनैच्छिक जो होती हैं ये बिना इच्छा के, मतलब हम कोई भी अगर कहीं भी हम बैठे हुए हैं और सोचें कि हमको भूख ना लगे, लेकिन लग जाती है। हम कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, सोचें कि नींद ना लगे, लेकिन आ जाती है। तो मतलब हमारे शरीर का, हमारे मन का कोई नियंत्रण उस शरीर पर नहीं रहता है, उसे ही अनैच्छिक पेशी कहते हैं, अनैच्छिक ऊतक होते हैं। फिर ऐच्छिक जो हमारी इच्छा अनुसार कि हम जो चाहें वो करें, तो हमारी इच्छाओं के अनुसार इसमें रेखाएं होती हैं जो तंत्र हमारे संवेदन संकेत मस्तिष्क के आर्डर को वहाँ तक ले जाता है और फिर वो करने के लिए आर्डर देता है, फिर हम स्वतः उसे करते हैं। तो ये ऊतक के देखेंगे आप लोग, ऊतक 3 प्रकार से होते हैं जो आप लोग देख चुके हैं। अब आप लोग देखेंगे जब कोशिका द्वारा एक मानव का शरीर बन के तैयार हो जाता है, तब आप लोग देखेंगे शरीर के संस्थान या तंत्र, उसमें अनेक संस्थान या अनेक तंत्र पाए जाते हैं, जिसे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र में देख रहे होंगे आप लोग शरीर का पाचन, मतलब जहाँ से जहाँ तक शरीर का पाचन होता है, हम जो भी वस्तु खाते हैं मुख द्वारा, फिर वो ग्रास नली द्वारा हमारे आमाशय में, आमाशय से हमारे आँत तक पहुँचता है, तो वहाँ तक भोजन का पाचन होता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। फिर होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र भी आप लोग देख रहे होंगे कि हम जो नाक द्वारा अपने ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जो हमारे फेफड़े तक पहुंचती है और फेफड़े में जा करके रक्त को शुद्ध करके पुनः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम सांस को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार शरीर के संस्थान अनेक भागों में बढ़ जाते हैं, जो आपकी बुक में एक एक संस्थान का एक एक लेसन बनकर आगे आएगा। तो सबसे पहले आप लोग अब पहले एक एक संस्थान को अगले लेसन में देखें।